मकश में था। उसके दिमाग में बस वही बात गूंज रही थी जो उसे प्रकृति से कहनी थी। इसने मुझ पर बहुत एहसान किया है, तो कैसे कहूं, कहां से शुरू करूं? इसी उलझन में हृदय पड़ा हुआ था और फिर अचानक ही हृदय वो दिन याद करने लगा जब वो प्रकृति के गाड़ी के आगे आ गया था ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। उसे वो सारी बीती बातें याद आ रही थी जो लोगों ने उसे मदद मांगने पर बोली थी। डॉक्टरों की बातें, दोस्तों, रिश्तेदारों के ताने, वो सब उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अरे और कितना पैसा लेगा हमसे भाई? एक बार तुमको पैसे क्या दे दिए, तुम तो माथे पर ही चढ़ गए। पिछला हिसाब क्लियर करो पहले। देखो बेटा, हम खुद ही इतने परेशान हैं, तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? अरे नहीं मरेगी तुम्हारी माँ, हम दुआ करेंगे उनके लिए। कहां से 1.5 लाख रुपए दे तुमको इतनी महंगाई में? तुम कुछ करते धरते भी तो नहीं हो कि वापस आने की कोई गारंटी भी हो पैसों की। समय रहते कुछ काम खोज लेते ना हृदयम, तो ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। ब्लडी पैरासाइट, आइंदा फोन मत करना। देखिए मिस्टर हृदयम, we need to do this surgery on your mother, otherwise she won't survive. We advise you to kindly arrange the money for us so that we can proceed. सर, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे काम नहीं करता है, आपको पहले से डिपॉजिट करते रहना होता है। नहीं सर, आप बाद में डिपॉजिट नहीं कर सकते। सॉरी सर, वी कांट हेल्प यू। अरे दुनिया में बहुत से लोगों को कैंसर होता है, सब नहीं मरते। और फिर इन्हीं सब बातों ने हृदय के दिमाग में इतना दबाव बना दिया था कि वो किसी लड़की की गाड़ी के आगे आ गया था और आज उसी लड़की के साथ बैठकर वो खाना खा रहा था। लेकिन उसकी चिंता अभी दूर कहां हुई थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उनके टेबल के पास एक लड़का आ गया और प्रकृति को देखकर बहुत नाटकीय अंदाज में तालियां बजाने लगा। ये रौनित था। प्रकृति ने तुरंत उसे पहचान लिया। रौनित, तुम? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। तब रौनित हृदय की ओर देखते हुए बोला, सुन बे, ये मेरी एक्स है, अभी पिछले महीने छोड़ा है इसने मुझे। रौनित फिर प्रकृति की तरफ मुड़ा और उससे बोला, तुम इस फटेहाल की वजह से मुझे छोड़ गई, इस छछुंदर की वजह से? कमाल है, ऐसा क्या खास है इसमें जो मुझ में नहीं था? और तुम इस भिखारी के साथ डेट पर आई हो, शायद बिल भी तुम ही पे करोगी, क्योंकि इसे देखकर लगता नहीं कि इसने कभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खाया होगा। इस बात से हृदय थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। प्रकृति ने कहा, रौनित, तुम चले जाओ यहां से, हमने ब्रेकअप कर लिया है, रिमेंबर? मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल देने नहीं आती, तो तुम भी मत आओ, समझे? मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ भी डेट पर जाऊं, तुम जाओ यहां से। अरे ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे चले जाऊं? पहले देख तो लूं कि तुम्हारे इस नए बॉयफ्रेंड में कोई खास बात है भी या नहीं। रौनित ने उसे चिढ़ाया। फिर हृदय की तरफ देखकर बोला, क्यों बे, पैसे से तो तू कंगाल लगता है, चल तेरी ताकत ही आजमा लेते हैं, पंजा लड़ाएगा? प्रकृति को तो स्ट्रॉन्ग लड़के ही पसंद आते हैं, आजा देख ले तू उसके लायक है या नहीं, बहुत जरूरत पड़ेगी इस ताकत की, आजा भाई। हृदय के कुछ कहने से पहले ही प्रकृति बोल पड़ी, दैट्स इनफ रौनित, तुम जाते हो या मैं पापा को फोन करूं? जिससे मर्जी फोन कर लो मेरी जान, आई एम हिज ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। रौनित ने कहा और वापस हृदय से बोला, तू आना, दिखा अपनी ताकत, या तेरी जेब की तरह तेरा जिस्म भी खाली है। हाँ ना, शर्मा मत यार। प्रकृति फिर बोली, नहीं हृदय, इसकी बात मत सुनो, हम कहीं और चलते हैं। ये पागल है। रौनित अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था, वो हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता था। अभी भी वो प्रकृति के लिए ऐसे ही बात कर रहा था। अपने से ज्यादा गुस्सा हृदय को इसी बात पर आया। प्रकृति की इस इंसल्ट को वो आज यूं ही नहीं जाने दे सकता था, फिर चाहे जो हो जाए। और अब तो उसके पास शक्ति भी है, रौनित को वो अभी मजा चखा सकता है। ऐसा सोच के वो टेबल से उठा और रौनित के सामने खड़ा हो गया। दोनों ने एक टेबल पर कोहनी रखी और पंजा लड़ाने लगे। पहले तो हृदय ने उसे बहुत हल्के में लिया, लेकिन रौनित सच में बलवान था। उसने हृदय का हाथ आधा नीचे कर दिया। ये देखकर आसपास के लोग और प्रकृति भी एक पल को सकते में आ गए। फिर हृदय ने लगाया अपना दम। उसने एक बार अपनी उंगलियां खोली और उन्हें बंद किया और फिर धड़ाम उसने रौनित का हाथ ऐसे टेबल पर पटका
कि उसका हाथ कोहनी से टूट गया। वो अपना हाथ पकड़कर चिल्लाने लगा। हृदय ने अपने दिल से एक बोझ उतरता महसूस किया। उसे अपने पर गर्व हो रहा था। अब शायद कभी रोनित प्रकृति को परेशान नहीं करेगा। खुश होकर उसने प्रकृति की ओर देखा तो वो मुंह पर हाथ रखे डरी हुई खड़ी थी। फिर प्रकृति ने गुस्से से हृदय की ओर देखा और कहा, आर यू मैड और व्हाट? तुमने उसका हाथ तोड़ दिया। इतना भी क्या गुस्सा यार हृदय। कह रही थी मैं कहीं और चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम मर्दों का ईगो तुम लोगों से संभलता ही नहीं है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ले चलो इसको हॉस्पिटल अब। हृदय मन ही मन सोच रहा था कि इतनी बदतमीजी से बात करने वाले बंदे को सबक सिखाने पर प्रकृति खुश होगी, लेकिन वो उस पर नाराज हो रही थी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। उसने रोनित की ओर देखा जो फर्श पर पड़ा दर्द के मारे छटपटा रहा था। तभी उसका लॉकेट चमका और उसने देखा कि रोनित के हाथ की हड्डी का बस जॉइंट ही अलग हुआ था, यानी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं था। जल्दी से कुछ किया नहीं तो खून के बहाव को रोकने के लिए वहां सूजन हो जाएगी और उसका हाथ भी किसी काम का नहीं रहेगा। वो नीचे उसके पास बैठ गया और उसने रोनित को लंबी लंबी सांसें लेने को कहा। फिर उसने उसका हाथ अपने हाथों में उठाया। रोनित चीख पड़ा। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। रेस्टोरेंट का स्टाफ भी आ गया और नाराजगी में कुछ बड़बड़ाने लगा। प्रकृति भी हृदय को कहने लगी कि वो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल जाना है। लेकिन हृदय ने रोनित से कहा कि शांति रखे और उसने उसका हाथ एक जगह से पकड़ के खटाक से उसे एक तरफ मोड़ा। रोनित फिर जोर से चीखा और फिर चुप हो गया। उसने अपना हाथ हिला डुला के देखा कि कोई दर्द नहीं है और बस मारे खुशी के वो चीखा, अरे मैं तो ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने हृदय का कॉलर पकड़ा और चिल्ला के बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ तोड़ने की? ये देखकर आसपास के लोग बोले, ठीक भी तो उसी ने किया है। प्रकृति भी बोली, पंजा लड़ाने तो तुम ही आए थे ना, अब क्या हुआ? चले जाओ यहां से अब। हृदय ने रोनित का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, बेटा एक बार तोड़ा है, दोबारा भी तोड़ सकता हूं और इस बार ठीक नहीं करूंगा। जा घर जा, हल्दी वाला दूध पी लेना। रोनित मुंह लटका के उठा और बोलते बोलते जाने लगा। तुझे मैं देख लूंगा साले, देख लूंगा। उसके बाद रेस्टोरेंट वालों ने हृदय और प्रकृति को बाहर निकाल दिया। वो दोनों बाहर एक जगह पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी शांति भी थी। प्रकृति ने कहा, यार कैसे किया ने वो? पापा ने सिखाया था। हृदय ने बहाना बनाकर जवाब दिया, You have a gift, इसका सही इस्तेमाल करो। हाँ, उसी के बारे में तो तुमसे बात करनी थी, हृदय ने धीरे से कहा। वो तो कब से इसी मौके की तलाश में था। उसने सही मौका जानकर बिना देरी किए प्रकृति से कहा, प्रकृति अपने पापा को बोलकर मेरा ट्रांसफर अपने कॉलेज में करा दो। जहां अभी मैं हूं वहां इतनी फैसिलिटीज नहीं है और वहां पढ़कर कुछ नहीं सीख पाऊंगा। मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं। प्लीज। देखो सेशन तो काफी निकल गया है, लेकिन मैं पापा से बात करूंगी। इनफैक्ट रुको, मैं अभी पापा को कॉल करती हूं। हृदय ने प्रकृति को रोकना चाहा, लेकिन वो नंबर डायल कर चुकी थी। वो चाह रहा था कि प्रकृति घर जाकर आराम से बात करे, लेकिन अब क्या फायदा। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा ने फोन उठाया। पापा, हृदय याद है ना आपको? कौन? वही जिसकी मां बीमार थी और हाँ 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 हाँ, याद आया। कहो क्या हुआ उसे? कोई परेशानी? नहीं पापा, बस आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। पापा, हृदय अभी जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है वो उसे पसंद नहीं। वहां उतनी फैसिलिटीज नहीं है। वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो क्या आप उसका एडमिशन अपने कॉलेज में कर सकते हैं? देखो वैसे हमारे यहाँ कोई सीट नहीं बची है, पर क्योंकि हृदय एक अच्छा लड़का है और उसकी सिफारिश हमारी प्रिंसेस कर रही है, तो ठीक है।
उसके सभी डॉक्यूमेंट्स मुझे मेल कर दो, मैं देख लूंगा। थैंक यू पापा, आई लव यू, बाय। इतना बोलकर प्रकृति ने कॉल कट कर दिया और फिर हृदयम से बोली, अब तो पार्टी देनी पड़ेगी। थैंक यू प्रकृति। थैंक यू? रुको, अभी पापा को फोन करके मना कर देती हूं। अरे रुको, सॉरी, अब से नहीं बोलूंगा। हृदयम ने स्पीकर पर फोन होने के कारण सारी बातें सुन ली थी। वो मन ही मन बहुत खुश था। उसे अब लगने लगा कि वो एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर अपने पापा और माँ का सपना पूरा करेगा और फिर पापा की रहस्यमयी खोज को भी पूरा करेगा। खैर, हृदयम और प्रकृति ऐसे ही बातें करते हुए वापस जाने के लिए कुछ दूर साथ पैदल निकल पड़ते हैं और फिर अपने अपने घर की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद घर के दरवाजे पर खड़ा हृदयम डोरबेल का स्विच दबाने ही वाला था कि तभी अंदर से आती आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। तुम्हें पता है मैं किन हालातों से गुजर रही हूं। मुझे कुछ वक्त और चाहिए, मुझे उसे मनाना भी पड़ेगा। हृदयम ने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। मां किसी से फोन पर बात कर रही थी। कुछ आहट मिलते ही मां ने फोन पर कहा, लगता है दरवाजे पर कोई है, रुको बाद में बात करते हैं। ऐसा कहकर मां ने फोन रखा और दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर हृदयम था। घर में एंटर करते ही हृदयम ने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। वो बोला, मां क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या है? मां बहुत परेशान लग रही थी। वो पसीना पोंछते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूं, तुम परेशान मत हो बेटा। हाँ लेकिन ये तो बताओ कि सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है? यहां चल क्या रहा है? हृदयम ने फिर छा तो मां बोली, कुछ नहीं, घर पर बैठी बैठी बोर हो रही थी, सोचा कुछ साफ सफाई ही कर लूं। तुम चेंज कर लो, जब तक तुम खाना खाओगे मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर दूंगी। मां की बातों से हृदयम को कुछ अटपटा सा लग रहा था। वो सोचने लगा, अगर मां मेरे कमरे की सफाई करना चाहती थी तो अलमारी से कपड़ों को निकालकर इधर उधर फेंकने की क्या जरूरत थी? उन्होंने मेरा लैपटॉप भी खोलने की कोशिश की है। रूम की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि यहां सफाई हो रही थी। यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे रूम की तलाशी ली जा रही हो। सारा सामान बिखरा पड़ा है, पर मां झूठ क्यों बोलेंगी? हृदयम से नजर चुराते हुए मां जैसे ही सामान सेट करने के लिए आगे बढ़ी, हृदयम ने मां का हाथ थामा और कहा, मां तुम जाओ, अब बहुत हुई सफाई, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। मैं ये सारा सामान सेट करने के बाद खाना खाने आता हूं। मां ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। पिछले 2 घंटे से हृदयम घर की सफाई करने में लगा हुआ था। बहुत सारा सामान इधर से उधर हो गया था, बहुत सारा सामान फेंका गया था, पर उन सारे सामानों में से एक ऐसा सामान भी हृदयम को मिला जिसे वो बहुत देर से देख रहा था, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। तभी हृदयम की मां शारदा वहां पहुंचती है। अरे ऐसे आराम से क्यों बैठा है? रात भर यही करते रहेगा क्या? उठ जाना, खत्म कर लेते हैं सब। क्या कर रहा है बेटा? मां ये क्या है? हृदयम अपनी मां से पूछता है। शारदा ने देखा हृदयम के हाथ में काले रंग की एक डायरी है। उस पर धूल की ऐसी परत जमी है जिसे एक बार में साफ ही नहीं किया जा सकता। हृदयम ने हाथ से केवल वो हिस्सा साफ किया जिस पर लिखा था डॉक्टर अमर। शारदा बहुत आराम से अपने बेटे के पास बैठती है और फिर कहने लगी, ये तेरे पापा की डायरी है। इसमें वो अपने रिसर्च की रिपोर्ट वगैरह लिखते थे, लोगों की चिट्ठियां रखते थे, खुद भी कभी कभी लिख लेते थे। फिर वो थोड़ा शर्मा कर बोली, मुझे लिखा हुआ उनका पहला लव लेटर भी इसी में होगा, ला दिखाऊं। शारदा ने अपने बेटे के हाथ से डायरी को छीन लिया और उसे उलटने पलटने लगी। काफी देर पन्ने पलटने के बाद उसे वो हिस्सा मिला जहां अमर ने उसके लिए इश्क इजहार लिखा था। शुरुआती कुछ हिस्सा पढ़ने के बाद शारदा ने बीच का एक हिस्सा पढ़ा।
ये प्रकृति भी अभी तुम्हें नहीं जान सकी, नहीं जान सकी कि एक फूल जो उसकी गोद में खिल रहा है एक दिन उसके पूरे बगीचे को महकाएगा। वो नहीं जानती कि तुम मरकंद हो, फूल तुम्हारी वजह से महकते हैं। वो नहीं जानती कि इस पूरी दुनिया में ऐसे कितना खालीपन है जिन्हें तुम अपने खिलखिलाहटों से भरने वाली हो। ऐसे कितने अंधेरे हैं जिन्हें तुम्हारी एक नजर भर आलोकित करेगी। ऐसे कितने तपन हैं जिनके ऊपर मेघों जैसे तुम्हारे केश छाया कर उन्हें शीतल करेंगे। ऐसी कितनी नीरव शामें हैं जिन्हें दूर किसी मंदिर की घंटी जैसी तुम्हारी आवाज सुकून बख्शेगी। तिमिर से आक्रांत ऐसी कितनी बेजान सूखी पंखुड़ियां हैं जिनमें शबनम सा तुम्हारा लम्स जीवन भरेगा। ऐसी कितनी तारीक रातें हैं कि जिनके स्याह कोहरे को चीर के तुम्हारी तबस्सुम उम्मीद का रास्ता साफ करेगी। ऐसे कितने स्याह समंदर हैं कि जिनमें तुम चांद झांकोगी और वो चांदी से चमक उठेगा। फिर अपने बेटे से बोली, देख तेरे पापा कितने रोमांटिक थे और एक तू है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी आज तक। हृदय पहले हंसा, मां क्या तुम भी। फिर संजीदा होकर बोला, आप उनको बहुत मिस करते हो ना? आज अगर वो होते तो हमारे साथ सफाई कर रहे होते। हाँ बेटा, मिस तो करती हूं, बहुत करती हूं, लेकिन ये सोचकर संतोष कर लेती हूं कि ये नियति है। बाकी वो आज होते तो सफाई नहीं करते, हमसे कराते और खुद बैठकर अखबार पढ़ रहे होते। इस बात पर दोनों हंसने लगे। तभी डायरी के बीच से कोई लिफाफा नीचे गिर गया। हृदय ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, इस दुनिया से अनजान मेरे बेटे के लिए। अरे हाँ, ये लेटर उन्होंने तेरे लिए लिखा था जब तू पेट में था। जाने कैसे उन्हें यकीन था कि बेटा ही होगा। मैं कहती ही रही कि बेटी हुई तो क्या करोगे। कहते थे कि बेटी भी होगी, लेकिन ये बेटा है, इतना पता है। फिर उन्होंने तेरे लिए ये लेटर लिखा। शारदा कहने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली, जैसे उन्हें मालूम था कि वो चले जाएंगे। फिर वहां से उठी और बोली, तू इसे पढ़, मैं तब तक खाना लगाती हूं। आखिर खाना भी तो खाना है हमें। मां चली गई। तब तक हृदय ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। प्यारे हृदयम, अभी तुम इस दुनिया में नहीं आए हो, लेकिन एक दिन आओगे। मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपने अनुभव बांट देना चाहता हूं। बेटे, तुम में अपार संभावनाएं हैं। मुझ में, इस दुनिया से, किसी भी कल्पना से कहीं अधिक। तुम संभावनाओं का सुंदर संकलन हो। तुम संभावनाओं से भरे हो। ये जान सकना तुम्हारे वश में कभी ना हो सकेगा कि तुम कितने काबिल हो। कोई नहीं जान पाया आज तक। संभावनाएं, काबिलियत, बदलाव आदि सब हमसे हमेशा 10 कदम आगे चलते हैं। इसलिए तुम पर अपनी उम्मीदें थोपना तुम्हारे सृजन के लिए ठीक नहीं होगा। तुम स्वयं ये जानना कि तुम अपनी सीमाओं का विस्तार कैसे कर सकते हो। मगर एक उम्मीद तुमसे जरूर की जाएगी कि तुम इस विकृत होती दुनिया में सिर्फ इंसान बनोगे। बस इंसान। एक दूसरे को नीचा दिखाते, मरते मारते और आपस में बेवजह द्वेष खोजते आज के मनुष्यों की दुनिया में कोशिश करना कि तुम वो जीव बन सको जिसे इस प्रकृति ने बहुत प्रेम से इस काबिल बनाया था कि वो अपने इस घर को बेहतर से बेहतर जगह बनाए, अपने आप को सिद्ध करे कि वो इस धरती का सबसे समर्थ जीव है। मगर तुम्हें ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि उस पैमाने से हम बहुत बहुत नीचे चले आए हैं। हमें ऊपर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अगर हमने कोशिश की भी तो। बस तुमसे ये चाहना कि तुम सबके लिए ये काम करो असंभव मांग है। इसलिए अपने और केवल अपने लिए इंसान बनना। तुम मत जानना दुनिया के कायदे कानून, मत जानना समाज की बंदिशें या कोई भी विभाजन रेखा। मत समझना बांटने वाले आदर्शों को। मत देखना किसी को अच्छा या बुरा, कौन कितना सुंदर है।
कौन नहीं, इसे मत देखना। किस धर्म के लोग तुम्हारे अपने हैं और किस धर्म के लोग तुम्हारे अपनों को खा जाएंगे, इस ओर नजर मत जाने देना। धर्म शब्द को अपने शब्दकोश में मत आने देना। बस ये जानना कि अगर कोई तुम्हारे अंतर्मन को किसी भी तरह से विकृत कर रहा है तो तुम उसे दूर करो या उससे दूर हो जाओ। समझौते अगर बुरे परिणाम ना भी दें तो अच्छे तो कतई नहीं देते, इसलिए समझना। और अगर कोई तुम्हें प्रेम दे रहा है, तुम्हें नए नए रंगों को देखने की दृष्टि दे रहा है या जुदा नजरें बख्श रहा है, तो समझो कि दुनिया अगर कभी बचेगी तो ऐसे ही लोगों के प्रयासों से बचेगी। ऐसे लोगों को खोजते रहना प्यारे। तरीके तुम्हें स्वयं जानने होंगे। द्वेष के लिए, ईर्ष्या या नकारात्मकता के लिए ये दुनिया बहुत छोटी और जीवन अत्यंत संक्षिप्त है। इसलिए इंसान बनना, देखना कि तुम क्या बनकर सच में खुश और सकारात्मक हो, किससे तुम्हें वो चीज हासिल होती है जिसे इस दुनिया के लोगों ने उम्मीद नाम दिया है। हो सकता है तुम पाओ कि वो प्रेम है। प्रेम करना बेटे, खूब प्रेम करना। पेड़ों से, प्रकृति से, जीवों से, काबिल व्यक्तियों से, स्वयं से खूब प्रेम करना। प्रेम करना इतना कि किसी भी जिंदगी में उजाला भर सको, किसी गिरते हुए को संभाल सको, दुनिया के रंगों को और गाढ़ा कर सको। इतना प्रेम करना। सीमाओं में मत बंधना, आजाद रहना। किसी को भी इतना अधिकार ना देना कि वो तुम्हें बताए कि तुम क्या कर सकते हो और तुम किसके काबिल हो। याद रखना, ये कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं। अगर 100 लोग भी मिलकर तुमसे ये कहें कि सुरंग में केवल अंधेरा है, तो तुम दूर आखिरी छोर पर उजाले के छोटे से आकार को देखना। हमारी गलतियां मत दोहराना। बेशक तुम अपने अनुभवों से सीखोगे, मगर बहुत सी बातें सार्वभौमिक होती हैं। सार्वभौमिकता के नियम तुम पर भी लागू होंगे। अगर तुम सुरंग के आखिरी छोर पर उजाला देख सकते हो, तो इसका यह मतलब कतई नहीं कि सुरंग में अंधेरा नहीं है। तुम बस उसे ही नहीं देख रहे। तुम्हें यकीन है कि तुम इससे गुजर सकते हो। बस यही यकीन और देखने की तुम्हारी अपनी नजर तुम्हें अलग करेंगे। तुम्हें इन्हें ही हासिल करना है और ये आसान नहीं है। मेहनत लगेगी, वक्त लगेगा, चलना होगा, गिरना होगा, उठना होगा, और तुम वो सब कर लोगे। अपने पर यकीन करना और अपना रास्ता खुद चुनना। इस डायरी में मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें वो सारे रिसर्च, सारी जड़ी बूटियों की जानकारी है जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से हासिल किया है। मुझे हफ्ते भर में एक बड़े काम के लिए जाना है। ऐसे वक्त में तुम्हें और तुम्हारी मां को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन काम भी तो जरूरी है। मैं जब तक लौटूं इस दुनिया को ठीक से देख लेना बेटे, क्योंकि फिर इस दुनिया को हम दोनों मिलकर देखेंगे और इस पर जीत हासिल करेंगे। सीखना जानना बेटे, खुद पर यकीन करना, प्रेम करना और हां, जीवन जीना। तुम्हारा अमर। चिट्ठी खत्म होते ही हृदय की आंखों में आंसू आ गए। उसके गले का लॉकेट जोर से चमका, मानो उसके पापा खुद इस समय भावुक हों। हृदय ने सोचा, पापा का नाम कितना आयरॉनिक है। हालांकि ऐसा सही भी है। फिर उसने डायरी खोली और उस पर एक सरसरी नजर डाली। शुरू से लेकर अंत तक केवल मेडिकल की चीजें और रिसर्च की गोंजा पोती थी। ऐसा गहन ज्ञान। हृदय को तो मानो जैकपॉट मिल गया हो। इस जानकारी से वो कॉलेज में उत्पात ही मचा देगा। उसे इस डायरी से इतनी सारी जड़ी बूटियों के बारे में मालूम चला कि जिनके नाम तक उसने नहीं सुने थे। डायरी की एक एक एंट्री में ज्ञान का भंडार था, लेकिन इतने गहन ज्ञान के भंडार को हृदय एक नजर में अपने अंदर नहीं समेट सकता था। वो सीधा डायरी के अंत में पहुंच गया। डायरी के अंत में ढेर सारी चिट्ठियां थी। उनमें से एक चिट्ठी हृदय ने उठाई। प्यारे दोस्त अमर, तुम्हें यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि तुम बेझिझक अपनी रिसर्च करने हिमालय की ओर जाओ। तुम्हें कुछ हुआ तो भाभी और हृदय की जिम्मेदारी मैं खुद देख लूंगा। हालांकि तुम मेरे वीर हो यारा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी लौटना, हम तुम्हारे रिसर्च की कामयाबी का इंतजार करेंगे। तुम्हारा मित्र सक्सेना। सक्सेना?
हृदयम ने सोचा और फिर बड़बड़ाने लगा, ये आदमी कौन है? इसका नाम तो आज तक नहीं सुना और ना ही माँ ने कभी बताया। क्या ये पापा का जिगरी दोस्त था और हिमालय जाने से पहले पापा ने इसको चिट्ठी लिखी थी? यानी ये जानता था कि पापा क्या करने वाले थे और कहां जा रहे थे। इसे शायद कुछ पता हो कि वो इतनी जल्दबाजी में क्यों गए और उनकी मौत कैसे हुई, और ऐसी कौन सी रिसर्च थी जो यहां नहीं हो सकती थी, और उसके लिए सिर्फ हिमालय जाना ही जरूरी क्यों था। ऐसे कितने सारे सवाल उठ रहे थे हृदयम के मन में। शायद माँ को इनके बारे में कुछ पता हो, मुझे उनसे पूछना चाहिए। शायद डायरी की दूसरी चिट्ठियों से भी कुछ पता लगे। वो ये सब सोचने के साथ ही डायरी की चिट्ठियों को उलटने पलटने लगा। हृदयम अभी ये सब कर ही रहा था कि अचानक से उसकी माँ के चीखने की आवाज आई। वो डायरी जमीन पर फेंक कर उधर भागा। हृदयम ने देखा कि माँ का चेहरा सन्न था। वो जमीन पर गिरी हुई है और उनके बगल में एक फोल्डेबल सीढ़ी खड़ी है। वो मारे डर के रसोई के अंदर दौड़ा। अरे क्या हुआ माँ, तुम कैसे गिर गई? अरे कुछ नहीं बेटा, ठीक हूं। वो डब्बे निकाल रही थी तो उसी में से एक सीढ़ी से गिर गई। माँ कराहते हुए बोली। अरे तुम मेरे आने का इंतजार कर लेती माँ, अकेले कैसे करती? हृदयम को अचानक से बहुत चिंता हुई कि अभी ही तो ठीक हुई है माँ। फिर बोला, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे कुछ भी नहीं हुआ, बस अभी उठ नहीं पा रही। ला हाथ दे। अपने बेटे का हाथ पकड़कर शारदा खड़ी हुई। हृदयम उन्हें हाथ से पकड़कर हॉल में ले आया और सोफे पर बिठाया। फिर रसोई से पानी ले आया। जब वो पानी पीने लगी तो उसने पूछा, माँ तुम फिर से सफाई क्यों करने लगी? अरे बेटा, तुम चिट्ठियां पढ़ने में बिजी थे तो मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। सोचा तब तक रसोई के डिब्बे साफ कर दूं। मुझे क्या पता था कि सीढ़ी से गिर जाऊंगी, लेकिन कहीं और चोट नहीं आई। मैं एकदम ठीक हूं, पता नहीं कैसे। इस पर हृदय ने लॉकेट को देखा और सोचा, ये लॉकेट शरीर में ताकत भी भरता है। वाह, ये न सिर्फ मर्ज ठीक करता है बल्कि इंसान को आगे मुश्किलों के लिए तैयार भी करता है। ये तो कमाल की चीज है यार। घर को पूरी तरह सेट करने के बाद हृदयम और उसकी मां शारदा दोनों खाना खाने बैठ गए। मां ने हृदयम से कहा, बेटा अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूं। मुझे लगता है कि कैफे फिर से शुरू करना चाहिए। हृदयम की मां का बस स्टैंड के पास एक छोटा सा कैफे था। वहां बस स्टैंड के यात्री आकर कॉफी और लजीज ग्रिल्ड सैंडविच का लुत्फ उठाते थे। साथ ही ये कैफे महिलाओं और स्टूडेंट्स के बीच भी काफी लोकप्रिय था। हृदयम हमेशा अपनी मां के साथ कैफे आता था। उसका बचपन से सपना था कि एक दिन उसका खुद का एक 5 स्टार होटल हो। खैर, पिता के गुजर जाने के बाद ये कैफे ही उनके जीने का सहारा बना। लेकिन मां के बीमार हो जाने के कारण कैफे काफी समय से बंद पड़ा था, जिसे अब शारदा फिर से शुरू करना चाहती थी। हृदयम ने मां से नाराजगी भरे स्वर में कहा, लेकिन मां, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। बेटा, मुझे हर्षिता की चिंता हो रही है। अभी तक उसे मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो कॉलेज की वर्कशॉप से लौट आएगी और जब वो मुझे ऐसे घर पर देखेगी तो हम उसे क्या कहेंगे? बेवजह परेशान होगी वो और उसकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ेगा। तू चाहता है कि तेरी बहन इस सब में पड़े, और फिर वैसे भी मैं यहां बैठे बैठे बोर ही होती हूं। मां ने समझाया। हालांकि हृदयम को पता था कि मां अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वो अब उन्हें और काम नहीं करने देना चाहता था। बचपन से लेकर आज तक मां ने बहुत दुखों और कठिनाइयों से उनकी परवरिश की थी, इसलिए वो अब अपनी मां को आराम करते देखना चाहता था। लेकिन हृदयम के पास कोई जॉब नहीं थी। आखिर शारदा ने कभी उस पर ऐसी कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं कि उसे इन सब का एहसास हो सके। पर अब और नहीं। ठीक है मां, मैं समझ गया, छोड़ो अभी ये सब। अभी मुझे एक जरूरी बात बतानी है। बात को टालते हुए हृदयम ने मां को एक तस्वीर दिखाई। मां, ये तस्वीर मुझे सफाई के दौरान मिली। इस तस्वीर का बैकग्राउंड तो श्रीलंका जैसा लग रहा है। क्या तुम कभी पापा के साथ वहां गई थी? हाँ, ये श्रीलंका ही है।
मैं और तुम्हारे पापा अपने हनीमून के लिए वहां गए थे और मैं बहुत खुश थी। लेकिन 2 दिन बाद ही मुझे पता चल गया कि वो अपने काम से वहां गए थे। वो वहां भी जड़ी बूटियों की खोज में लगे हुए थे और मुझे होटल में अकेला छोड़कर दिन भर यहां वहां भटकते रहते थे। हमारी खूब लड़ाई भी होती थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह से मुझे मना ही लेते थे। तो क्या उन्हें वो जड़ी बूटियां मिली जिसे वो खोज रहे थे? मुझे कुछ खास तो पता नहीं। हाँ, लेकिन वो कुछ बोल तो रहे थे कि उन्होंने अपने रास्ते की पहली मंजिल पाली है। जब मैंने कुछ पूछा तो वो बात को टाल गए। चल इस टॉपिक को अब बंद कर, मुझे नींद आ रही है। माँ ने उठते हुए कहा। ठीक है माँ, तुम सो जाओ, मैं अभी पढ़ाई करूंगा। हृदयम भी उठा और स्टडी टेबल पर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। हृदयम के हाथ में उसके पापा की वही काले रंग की डायरी थी। पहले ही पेज की शुरुआत पेज नंबर 20 से हुई, जिस पर हृदयम की नजर पहले नहीं गई थी। इसके बाकी पेज कहां गए? ये क्या, यहां के पेज फाड़े गए हैं? बुदबुदाते हुए हृदयम डायरी को पढ़ना शुरू करता है। कई दिनों की रिसर्च के बाद आज छोटी ही सही, लेकिन सफलता हाथ लगी। क्रिस्टल। सूरज ने रोशन किया इस जहां को। सूरज की पहली लालिमा, खून की छोटी सी बूंद की तरह लालिमा लिए हुए जब ये सूरज से आ रही चमक धरती पर पड़ती है, तब अंत के द्वार पर खड़ा संसार भी जीवित हो उठता है। ये कैसी बेतुकी कविता है? इसमें क्या कोई रहस्य छुपा है? पापा भी हमेशा पहेलियों में ही बातें करते थे, लेकिन आगे कुछ क्यों नहीं लिखा पापा ने? वो किस सफलता के बारे में बात कर रहे थे? सोचते हुए हृदयम डायरी के पन्नों को पलटता है। आगे आने वाले समय में यहां कुछ नहीं बचेगा। इनके बारे में कुछ विशेष लोगों को ही पता है, जिन्होंने इसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए ना तो किसी को इस बारे में बताया है और ना ही कहीं लिखा। हृदयम को कुछ समझ में नहीं आया। डायरी के अगले पेज पर बोनसाई गार्डन के टिप्स के बारे में ही लिखा था। ओह, पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया। हृदयम ने अपनी आंखें बंद की और डायरी में लिखी बातों को रिकॉल करने लगा। श्रीलंका, सफलता, क्रिस्टल, खून की एक बूंद, नया जीवन। लगता है इस पहेली को मैंने सुलझा लिया है। शायद ये लॉकेट के बारे में है। कैसे मेरे एक्सीडेंट के बाद खून की एक बूंद से ये एक्टिवेट हुआ था। लेकिन दूसरी पहेली किस बारे में है? एक बार फिर हृदयम आंखें बंद करता है। वो चीज जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। और बोनसाई गार्डन। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक का अंत इस गार्डन पर हुआ। कोई ना कोई बात जरूर है। तभी हृदयम घर में रखे लकी बैम्बू के प्लांट को देखता है। वो पूरी तरह से सूख चुका था। उस सूखे हुए पौधे की पत्तियां इस प्रकार हिल रही थी मानो वो हृदयम को इशारे से अपने पास बुला रही हो। हृदयम पास रखी पानी की बोतल को उठाकर उस पौधे को पानी देता है। इन सब परेशानियों में पौधों को पानी देना ही भूल गया। हृदयम बुदबुदाया। काफी रात हो चुकी थी। हृदयम कमरे की लाइट बंद करके सोने चला गया। अगली सुबह चाय का कप लिए हृदयम स्टडी रूम की खिड़कियों को खोलता है। हल्की धूप खिड़की से होते हुए उन पौधों पर पड़ रही थी। उसने देखा कि पौधे जो कल रात पूरी तरह से सूखे हुए थे, वो एक रात में ही हरे और ताजे हो गए। हृदयम के चेहरे पर पौधों को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। तुम्हें पहचानने में थोड़ी देर हो गई, पर अब लगता है कि कुछ बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। हृदयम मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी उसकी मां की आवाज आई। हृदयम, बेटा कहाँ हो? आज कॉलेज नहीं जाना क्या? टाइम देखा है? हाँ मां, बस जा ही रहा हूं, हृदयम बोला और फिर मेज की ड्रॉर से कुछ किताबों को अपने साथ लेकर कॉलेज की तैयारी में लग गया। नया दिन, नया कॉलेज और एक नई जिंदगी का सपना। केवल 3 दिनों के भीतर ही हृदयम की जिंदगी ने एक चमत्कारिक मोड़ ले लिया था। कहां तो लोग उसे निकम्मा समझते थे, कहां वो आज दिल्ली के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में था, कहां वो अपनी मां का साथ छूटने से डरा हुआ था, कहां आज उसकी मां घर में स्वस्थ थी, तंदुरुस्त थी और उन्होंने आज उसके लिए लंच भी बनाया था।
और कहां वो इतना अकेला था। पर आज उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी, प्रकृति, जिसे शायद वो पसंद भी करता था। इस नए कॉलेज में हृदयम को अच्छे से पढ़ना था, लेकिन क्लास के पहले ही दिन हृदयम लेट था और उसे सबसे पीछे की बेंच मिली। मेरी क्लास में इतनी भीड़ होगी, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर कल से मैं लेट हुआ तो पीछे की सीट भी नसीब नहीं होगी। हृदयम अकेला सबसे पीछे की सीट पर बैठा, जिस वजह से वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। प्रोफेसर घोष ह्यूमन एनाटॉमी की क्लास ले रहे थे। सभी टॉपिक हृदयम के दिमाग के ऊपर से निकल रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखें भारी हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो खुली आंखों से सो रहा हो। तभी एक चौक का टुकड़ा तेजी से उसके सर पर आकर लगा। प्रोफेसर घोष गुस्से में बोले, कहां खोए हो? स्टैंड अप। क्या नाम है तुम्हारा? डरते हुए हृदयम ने जवाब दिया, सर, मेरा नाम हृदयम है। ओके हृदयम, आंसर मी अ क्वेश्चन। अ पैच ऑफ मॉडल टिश्यू responsible for initiating rhythmic contractile activity of the heart is present where? हृदयम को कुछ समझ में नहीं आया। वो सर नीचे किए शांत खड़ा था। प्रोफेसर घोष मजाक उड़ाते हुए बोले, नाम है हृदयम और हार्ट का इतना सिंपल आंसर भी नहीं आता। डफर, सिट डाउन। सभी हृदयम की ओर देखकर हंस रहे थे। पहले ही दिन क्लास में उसकी बेइज्जती हो गई। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तभी एक पतली आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। सर, मे आई कम इन? सफेद रंग के सलवार सूट में एक सुंदर लड़की क्लास में एंटर करती है। लास्ट सीट ही खाली थी, तो वो हृदयम के बगल में जाकर बैठ गई। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। हृदयम ने तिरछी नजर से देखा। उसकी कलाई पर मीनाक्षी नाम का टैटू बना हुआ था। हृदयम मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रहा था। थैंक यू भगवान, आपने इसके सामने मेरी बेइज्जती होने से बचा लिया। मीनाक्षी लेक्चर के नोट्स बनाने में बिजी थी। उसके खुले बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और वो उन्हें बार बार हटाती। हृदयम, जिसका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था, वो लगातार मीनाक्षी को देखे जा रहा था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन मीनाक्षी ने हृदयम की ओर एक बार भी नहीं देखा। वो बस नोट्स बनाने में बिजी थी। वो लगातार क्वेश्चन के आंसर भी दे रही थी। लगभग 20 मिनट के बाद क्लास की बेल बज उठी। मीनाक्षी सीट से उठी और बाहर चली गई। उसने हृदयम की ओर एक बार भी नहीं देखा। हृदयम आज क्लास में हुई बेइज्जती के बाद कॉलेज में रुक नहीं सका और सीधे अपने घर आ गया। कॉलेज से घर वापस आने पर माँ ने हृदयम से पूछा, तुम इतनी जल्दी आ गए बेटा? हृदयम हिचकिचाया, कुछ नहीं माँ, पहला दिन था ना, तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए वापस आ गया। मैं कुछ देर सोने जा रहा हूं। माँ ने कहा, क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ। नहीं माँ, बस थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर हृदयम अपने कमरे में चला गया। हृदयम बिस्तर पर लेटकर आज क्लास में हुई सभी घटनाओं को रिकॉल करने लगा। क्लास में लास्ट पहुंचा, लास्ट सीट, लास्ट लड़की, लास्ट टॉपिक। क्या था कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, लास्ट टॉपिक याद आया, नोट्स। मीनाक्षी जिस कॉपी में लिख रही थी वो उसका आखिरी पेज था। आज सुबह पापा की एक नोटबुक मिली थी, उस पर लास्ट नोट्स ऑफ माइंड लिखा था। हृदयम बिस्तर से हड़बड़ाकर उठा और स्टडी रूम में अपने पिता की डायरी उठाकर देखने लगा। आज जो एनाटॉमी की पढ़ाई हो रही थी वही चैप्टर उस डायरी के पहले पेज से स्टार्ट था। उसमें कई डायग्राम बने थे, लेकिन वो उन्हें नहीं समझ पा रहा था। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उन्हें समझने में नाकाम रहा। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। ओह नो, कल प्रोफेसर घोष ने पढ़ाए गए टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है। अब क्या करूं? कल फिर बेइज्जती का दिवाला निकलेगा। अब इन सब से बचने का केवल एक ही रास्ता है, मुझे मन लगाकर पढ़ना होगा। ये सोचते हुए एक बार फिर वो अपने पिता की डायरी में से नोट्स को पलटने लगा। तभी पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज हुई। हृदयम ने देखा कि लकी बैम्बू का प्लांट हिल रहा था। उसकी पत्तियां उसे अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हें प्यास लगी है। हृदयम ने पानी का जार उठाया। पानी डालते ही उन पौधों में से भीनी भीनी खुशबू निकलने लगी। लंबी सांसें खींचकर हृदयम ने उस खुशबू का आनंद लिया। उसे अब लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में है।
उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। वो प्लांट में पानी डाल ही रहा था कि उसने देखा कि एक पत्ती का आकार चाबी की तरह है। हृदयम ने उसे देखा और नोट्स के उस हिस्से पर रख दिया जहां चाबी के आकार का कट लगा हुआ था। और अगले ही पल उस पेज के अंदर कुछ और पेज ओपन हो गए जो पहले वहां नहीं थे। हृदयम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पिता का एनिमेशन रूप उस पेज पर टॉपिक को आसान शब्दों में और प्रैक्टिकली समझा रहा था। पेज पर दिख रहा दृश्य ऐसा लग रहा था मानो ये कोई 3D एनिमेशन बुक हो। पढ़ते पढ़ते काफी वक्त हो चुका था। हृदयम ने उस डायरी के पेज को लॉक किया और बिस्तर पर लेट गया। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। हृदयम को अपने साथ हो रही घटनाएं किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। इस तरह से अचानक लकी बैम्बू का उसे इशारे से बुलाना, उसकी पत्ती का आकार चाबी जैसा होना और चाबी से उस डायरी के पेज का अनलॉक होना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके साथ ही वो उस काले रंग की डायरी में मिले सक्सेना के लेटर के बारे में भी सोच रहा था कि आखिर वो आदमी है कौन जो उसके पापा के इतना क्लोज था और उसे वो जानता तक नहीं था। ये सोचते हुए हृदयम ने एक बार फिर से डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उस डायरी में मेडिकल साइंस की कई सारी थ्योरी लिखी हुई थी जिन्हें हृदयम ने एक एक करके पढ़ना शुरू किया। हृदयम अपने पापा के रिसर्च वर्क में इतना खोया हुआ था कि उसे टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन की ओर देखा तो प्रकृति का कॉल था। हृदयम ने झट से कॉल रिसीव किया। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो। प्रकृति का कॉल आने से हृदयम को अलग ही खुशी का एहसास हुआ था। कॉलेज में फर्स्ट डे कैसा रहा? प्रकृति ने पूछा